साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने दूसरा, ध्यान रखिएगा, दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो इस शिखर सम्मेलन के जो मुख्य निष्कर्ष हैं, यदि उनकी बात करें तो देखिए, दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना जो है ये वर्ष 2020 में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। ध्यान रखिएगा, पहला शिखर सम्मेलन आपका 2020 में हुआ था, दूसरा 2022 में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 280 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। साथ ही दोनों देश एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते या कहें कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA को जल्द से जल्द अंतिम रूप देंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें प्रमुख है भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस CMFO के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिटिकल मिनरल्स परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन। दूसरा, प्रवास और आवाजाही के संबंध में लेटर ऑफ इवेंट आशय पत्र पर हस्ताक्षर। इस साझेदारी समझौते से छात्र और पेशेवर लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग के क्षेत्र की। तो मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं। पहला है भू रणनीतिक क्षेत्र, दूसरा है व्यापार और निवेश, तीसरा है रक्षा और सुरक्षा। देखिए, भू रणनीतिक की बात करें या जियो स्ट्रेटेजिक, दोनों देश या दोनों देशों का हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक साझा हित है। दोनों एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। इसके अलावा दोनों देश क्वाड समूह के भी सदस्य हैं। दूसरा, व्यापार और निवेश की बात करें तो वर्ष 2020-21 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। वर्ष 2020 में दो तरफा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का कुल मूल्य जो रहा है वो 1.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है। अब रक्षा क्षेत्र की बात करें, रक्षा अर्थात डिफेंस और सुरक्षा सिक्योरिटी सहयोग में, तो इसमें शामिल है सामरिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, असैन्य परमाणु सहयोग समझौता, नियमित सैन्य अभ्यास जैसे कि ऑसिंडेक्स और अस्ट्रा हिंद आदि। यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो देखिए, इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 29 प्राचीन कलाकृतियां लौटाने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इन कलाकृतियों में 12वीं शताब्दी की चोल कांस्य प्रतिमा, 11वीं-12वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां जो कि राजस्थान की थीं, 12वीं-13वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से निर्मित देवी महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति जो कि गुजरात की थी, ये शामिल रही हैं। आगे बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम NACP को वर्ष 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो देखिए, मंत्रिमंडल ने NACP के 5वें चरण को मंजूरी दी है। इस प्रकार अब इस कार्यक्रम को अगले 5 साल यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जारी रखा जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। NACP को वर्ष 1992 में, तो सन याद रखेगा, 1992 में शुरू किया गया था। उसके बाद से अब तक इसे 4 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और 5वां चरण प्रारंभ हो जाएगा। NACP का 5वां चरण भारत को एड्स महामारी की रोकथाम में और सक्षम बनाएगा। साथ ही यह चरण संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य संख्या 3.3 SDG 3.3 को प्राप्त करने की दिशा में भी एक कदम है। अब यह 3.3 है क्या? तो SDG 3.3 वर्ष 2030 तक HIV या एड्स महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की कल्पना करता है। NACP को भारत में HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। समय के साथ इस कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव किया जाता रहा है। अब मुख्य बल जागरूकता बढ़ाने की जगह व्यवहार परिवर्तन पर और राष्ट्रीय स्तरीय उपायों की बजाय केंद्रीकृत उपायों पर किया जा रहा है या दिया जा रहा है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों और HIV पीड़ितों के नेटवर्क की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया जा रहा है। NACP को एक सफल कार्यक्रम माना गया है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है, जैसे भारत में वार्षिक स्तर पर HIV के नए संक्रमणों में यदि आधार वर्ष 2010 के कंपेयर में तुलना करेंगे तो 48% गिरावट आई है। वहीं
एड्स से जुड़ी मौतों में वार्षिक आधार पर 2010 की तुलना में 82% की गिरावट आई है। वहीं भारत में एचआईवी का संक्रमण दर कम बना हुआ है। वेस्को में एचआईवी की संक्रमण दर केवल 0.22% है। अब बात कर लेते हैं एचआईवी अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स के बारे में। ध्यान रखिए दोनों अलग होते हैं। एचआईवी एक वायरस है, ठीक है। एचआईवी एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। यदि सही समय पर इसका उपचार नहीं किया जाता है तो यह एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। यह व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। इसके चलते कई संक्रमणों एवं कुछ प्रकार के कैंसर के खिलाफ लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जबकि ऐसे संक्रमणों से केवल मजबूत इम्यून सिस्टम वाले लोग ही निपट सकते हैं। मुख्य रूप से एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के कुछ बॉडी फ्लूइड्स जैसे शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर यह वायरस फैलता है। ये बॉडी फ्लूइड्स इस प्रकार से जैसे कि रक्त, सीमेन, प्री सीमेन फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड अर्थात मलाशय के तरल पदार्थ इत्यादि। तो ये जो है कुछ बॉडी फ्लूइड्स हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एचआईवी ही यदि उसका सही समय पर इलाज नहीं होता तो वही क्या बन जाता है, आपका एड्स बनता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सरकार ने क्रिप्टो टैक्स प्रावधानों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वर्चुअल डिजिटल असेट बीडीए के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को दूसरे बीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आय या लाभ के साथ सेट ऑफ या समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में बीडीए से होने वाली किसी भी घाटे को लाभ के साथ सेट ऑफ नहीं किया जा सकेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में बात करें तो इसका आशय है क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या किसी अन्य माध्यम से जनरेटेड इंटर आलिया कोड या नंबर या टोकन या इंफॉर्मेशन से है। ऐसे एसेट का इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरण, भंडारण या व्यापार किया जा सकता है। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट में नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज या इसी तरह के अन्य टोकन भी शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के मामले में माइनिंग की लागत को अधिग्रहण अर्थात एक्विजिशन की लागत के रूप में नहीं माना जाएगा। माइनिंग वस्तुतः क्रिप्टो टोकन जनरेट करने की एक प्रक्रिया है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी कानून के तहत वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने पर कार्य कर रही है। इससे लेन देन के पूरे मूल्य पर कर लगाया जा सकेगा। वर्तमान में केवल क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। इन सेवाओं को वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ज्ञातव्य है कि 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी को टैक्स नेट यानी कर जाल के दायरे में लाए जाने की घोषणा की गई थी। इस बजट में कुछ घोषणाएं की गई, कौन सी? जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी सहित से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। वहीं वर्चुअल डिजिटल एसेट बीडीए के ट्रांसफर के दौरान एक सीमा से अधिक लेन देन पर 1% टीडीएस लगेगा। स्रोत पर जो कर लगता है वो टीडीएस लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, रिप्पल आदि डिजिटल या आभासी मुद्रा हैं। इन्हें जनरेट करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स के जनरेशन और फंड ट्रांसफर को विनियमित करने के लिए किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी सेंट्रल बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक डिस्ट्रीब्यूटेड बही खाता तकनीक के माध्यम से किया जाता है। ब्लॉकचेन एक साझा व अपरिवर्तनीय, ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तनीय इररिवर्सिबल बही खाता है। यह एक व्यवसाय नेटवर्क में सभी लेन देन को रिकॉर्ड करने और संपत्तियों को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो देखिए यह रिपोर्ट ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल अर्थात हिंदी में भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना नामक शीर्षक से जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यह जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जो है जारी की है किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के तहत जो है यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भूजल के विकास, प्रबंधन और गवर्नेंस से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों का वर्णन किया गया है। यह रिपोर्ट यूएन वाटर की ओर से यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। यूएन वाटर अर्थात यूनाइटेड नेशन वाटर, जल और स्वच्छता के मुद्दों पर कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र के संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों का समन्वय करता है।
यहाँ देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, भूजल स्तर में जो गिरावट है इसकी जो अध्ययन अवधि थी 1990 से 2014, इसके दौरान भूजल स्तर में औसत वार्षिक गिरावट ये दर्शाती है जो अध्ययन आया है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों की यदि बात करें तो वर्तमान में वैश्विक आबादी घरेलू उपयोग के लिए भूजल के लगभग 50% भाग का उपयोग कर रही है। इसी प्रकार सिंचाई के लिए भूजल के लगभग 25% भाग का उपयोग किया जा रहा है। दुनिया भर में लगभग 4 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, लगभग 9 अरब जनसंख्या है, उसमें से 4 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां साल में कम से कम 1 महीने के लिए जल का गंभीर संकट बना रहता है। भूजल के विकास से सिंचित क्षेत्रों का विस्तार होगा, इससे कृषि उपज में बढ़ोतरी होगी और फसल विविधता में भी सुधार होगा। इस प्रकार भूजल का विकास आर्थिक वृद्धि के लिए एक मुख्य स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। भारत जो है विश्व में भूजल का सबसे अधिक उपयोग करने वाला देश है। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक उपयोग करने वाला देश है। इस मामले में भारत के बाद चाइना और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 70% अनसस्टेनेबल वाटर फुटप्रिंट के लिए जिम्मेदार हैं। अब ये वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? तो देखिए, वाटर फुटप्रिंट वस्तुतः उत्पादों और या सेवाओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने वाले ताजे जल का माप है। इस रिपोर्ट में की गई जो प्रमुख सिफारिशें उनकी बात करें तो निगरानी के लिए भूजल डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण से जुड़े विनियमों को मजबूत किया जाना चाहिए। श्रम बल, सामग्रियों और वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने की जरूरत है। संस्थानों तथा स्थानीय और राष्ट्रीय सरकार में कर्मचारियों के बीच भूजल पेशेवरों की संख्या बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है तथा भूजल विभागों और एजेंसियों का वित्त पोषण और उन्हें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए, मीडिया के साथ वर्चुअली बातचीत के दौरान यूजीसी के अध्यक्ष ने कुछ बातें बताई, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी स्नातक अर्थात अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन अब केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात 2022-23 से आयोजित किया जाएगा। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करेगी। यह टेस्ट स्नातक और परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए परीक्षाओं के आयोजन की कल्पना की गई है। हालांकि स्नातक पाठ्यक्रमों के विपरीत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से प्रवेश अनिवार्य नहीं किया गया। अनिवार्य किसमें है? स्नातक स्तरीय में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें तो यह एक स्वायत्त और शीर्ष टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसे उच्चतर शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु संगठित किया गया है। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके तहत एक उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा में टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में विषय आधारित ज्ञान और सामान्य रुचि जैसे कि सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स आदि का परीक्षण किया जाएगा। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 13 भाषाओं में होगा। ये 13 भाषाएं कौन सी हैं? इसमें आप अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। इस पहल का उद्देश्य अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर एकल प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना है। इससे उच्चतर शिक्षा में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर परीक्षा के बोझ को कम किया जा सकेगा। आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की चिप सेक्टर प्लान के बारे में। सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चुनिंदा सरकारी वित्त पोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ बातचीत कर रहा ताकि ये संस्थान इस क्षेत्र में आवश्यक ट्रेनिंग दे सकें। इसके तहत 5 से 6 हज़ार रिसर्च स्कॉलर्स और 2.5 लाख जूनियर इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है। इसका उद्देश्य एक त्रिस्तरीय योजना के माध्यम से सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए प्रतिभावान कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस त्रिस्तरीय योजना में जो बातें शामिल हैं, कौन सी 3 चीज़ें शामिल हैं उसकी बात करें तो पहला है विनिर्माण और निर्माण की प्रक्रिया में डिजाइन घटकों के लिए अनुसंधान स्कॉलर्स। दूसरा, विनिर्माण क्षमता बढ़ाने हेतु VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्लांट के लिए इंजीनियर्स। देखिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
ये क्या है, वस्तुतः एकल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप पर हजारों ट्रांजिस्टर की एकीकृत या एम्बेडेड करने की प्रक्रिया है। तीसरा है प्लांट एवं शॉप फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए कुशल कार्मिक। आगे चलते हैं, अगला है इसी में भारत सेमीकंडक्टर चिप के मामले में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। साथ ही यह रणनीतिक विशेष आवश्यकताओं जैसे कि रक्षा और बिजली जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए, तो रणनीतिक आवश्यकताओं, आकर्षक बाजार, आयात बिल को कम करने के लिए आदि के लिए भी सेमीकंडक्टर विनियमन या विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रयास कर रहा है। अब देखिए सेमीकंडक्टर चिप के विनिर्माण में आने वाली चुनौतियां क्या है, तो चिप विनिर्माण की अत्यधिक जटिल प्रक्रिया, बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता, कुशल कार्यबल की कमी और विशेष कच्चे माल की आवश्यकता आदि। आरंभ की गई इसके संबंध में जो पहले है इनिशिएटिव उनकी बात करें तो सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले इकोसिस्टम के संपूर्ण विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना की योजना आदि शामिल है। सेमीकंडक्टर और इसके घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन DLI योजना आरंभ की गई है। देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना पर एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। अन्य चीज़ों की बात करें तो जैसे पहले बात करते हैं युक्ति युक्त सुविधाओं की। रीजनेबल एकोमोडेशन, हाल ही में हिजाब पहनने के मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर यह तर्क दिया जा रहा है कि न्यायालय में युक्त सुविधाओं के सिद्धांत की अनदेखी की गई है। युक्त सुविधाओं, रीजनेबल एकोमोडेशन के बारे में बात करें तो युक्त सुविधा एक सिद्धांत है जो समानता को प्रोत्साहित करता है और सकारात्मक अधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाता है। साथ ही यह अक्षमता, स्वास्थ्य स्थिति या व्यक्तिगत आस्था के आधार पर भेदभाव को रोकता है। समानता इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को युक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जब तक कि ऐसी सुविधाओं के कारण कोई अनुचित कठिनाई ना हो। इसका उपयोग मुख्य रूप से दिव्यांगता संबंधी अधिकारों के विषय में किया जाता है। भारत में दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 में युक्त सुविधाओं को परिभाषित किया गया है। आगे बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022, अभी इसे राष्ट्रपति के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है आपकी वर्ष 1954 में 1954 में की गई थी। ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इनकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें मरणोपरांत पुरस्कारों, NRI, विदेशी और OCI को छोड़ करके 120 होनी चाहिए या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद अर्थात प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार में कोई नगद राशि प्रदान नहीं की जाती है। एक्वा मैप की बात करते हैं तो देखिए एक्वा मैप एक नया जल प्रबंधन और नीति संबंधी केंद्र है। इसका उद्घाटन हाल ही में IIT मद्रास में किया गया। ये फैक्ट याद रखिएगा, IIT मद्रास जल सुरक्षा और कृषि जीविका के लिए डेटा विज्ञान, डेटा साइंस फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सस्टेंस के विषय पर IIT धारवाड़ के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक्वा मैप का उद्देश्य स्मार्ट और बेहतर जल प्रबंधन प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें क्षेत्र में अर्थात गांवों और कस्बों में लागू करके जटिल और चुनौतीपूर्ण जल समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। एक्वा मैप की अन्य प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं, पहला जल या अपशिष्ट प्रबंधन में मौजूद बड़ी चुनौतियों की पहचान करना, दूसरा एक अत्याधुनिक जल सूचना विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करना। आगे बात करते हैं काला नमक अर्थात सुर्खियों में GI टैग है तो उसमें काला नमक की बात करते हैं। काला नमक चावल की, इसका यह नाम काली भूसी के कारण इसके रंग, इसका जो ऊपर का छिलका होता है उसका रंग काला होता है, उसकी वजह से और हल्के नमकीन स्वाद के आधार पर रखा गया है। इसे चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक माना जाता है। यह एक गैर बासमती, ध्यान रखिए बासमती नहीं है, यह गैर बासमती सुगंधित चावल की किस्म है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से तराई इलाकों में की जाती है। यह धान की फसल में होने वाले रोगों जैसे कि पैनिकल ब्लास्ट, स्टेम रोट और ब्राउन स्पॉट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी रेजिस्टेंट है, मतलब ये रोग इसमें नहीं लग पाते हैं। बासमती की तुलना में काला नमक चावल की कृषि में कम जल की आवश्यकता होती है और इसे बुद्ध का महाप्रसाद, भगवान बुद्ध को जो चढ़ावा दिया जाता है, इसी का चढ़ावा दिया जाता है के रूप में भी माना जाता है। बौद्ध देशों में इसके प्रचार के लिए बुद्धा राइस के रूप में इसकी रीब्रांडिंग की गई है। आगे बात करते हैं एक्सोमार्स की। तो देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सोमार्स 2022 मिशन को इस वर्ष सितंबर में लॉन्च नहीं करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम रोस्कोस्मोस के साथ सभी
सहयोग को निलंबित करने के बाद लिया गया है। एक्सोमार्स मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व से जुड़े प्रश्न का समाधान खोजना है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में वर्ष 2016 में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके दूसरे भाग के रूप में सितंबर 2022 में मंगल ग्रह पर एक रोवर को पहुंचाया जाना था, जिसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। तो यूनाइटेड किंगडम के एक कलाकार ने कुछ विवादास्पद कलाकृतियां बनाई, जैसे कि मृत जानवरों के साथ फॉर्मेल्डिहाइड मूर्तियों की श्रृंखला। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो यह कमरे के तापमान पर एक रंगहीन व ज्वलनशील गैस है। इसमें तेज गंध आती है। यह निम्नलिखित में पाई जाती है कि इसमें मिश्रित लकड़ी के उत्पादों के निर्माण में प्रयोग होने वाले रेजिन, भवन निर्माण सामग्री और इंसुलेशन, घरेलू उत्पादों जैसे कि पेंट, उर्वरक और कीटनाशकों, ईंधन को दहन करने वाले उपकरणों जैसे कि गैस स्टोव से उत्सर्जित गैसों, सिगरेट के धुएं आदि में। प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव इसका क्या होता है? यह त्वचा, आंख, नाक, कान और गले में जलन पैदा कर सकती है। आगे बात करते हैं किंजल के बारे में। तो रूस ने यूक्रेन में पहली बार किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल का दावा किया है। किंजल का अर्थ होता है खंजर। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी अनुमानित रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 480 किलोग्राम का परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक गति से तात्पर्य ध्वनि की तुलना में 5 गुना तीव्र गति से है। हाइपरसोनिक हथियारों को आमतौर पर तीव्र, कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले और अत्यधिक गतिशील हथियारों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन हथियारों को बहुत तेज और फुर्तीले होने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि ये पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों की पकड़ में ना आ सके। आगे बात करते हैं संथाल के बारे में। तो देखिए, संथाल पहली बार भारतीय संविधान का संथाली लिपि ओल चिक्की में अनुवाद किया गया है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संथाली को बोडो डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। संथाल समुदाय के बारे में बात करें तो इस समुदाय के लोग असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सहित कई राज्यों में निवास करते हैं। इस समुदाय के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं के सब फैमिली के मुंडा समूह से संबंधित है। संथाल समुदाय के लोग रंगीन दीवारों, फर्श और कलात्मक रूप से नक्काशीदार दरवाजों वाले अपनी आवास वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। इनका प्राथमिक व्यवसाय क्या है? स्थायी कृषि, सेटल्ड एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं नौरोज के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नौरोज के अवसर पर बधाई दी है। नौरोज या पारसी नव वर्ष को लोकप्रिय रूप से पटेती के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? पटेती के रूप में भी। इसका अर्थ है नया दिन, और यह बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। पारसी कैलेंडर की शुरुआत करने वाले फारस के राजा जमशेद के नाम पर इसे जमशेदी नौरोज के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नागरिक इसे वर्ष में 2 बार मनाते हैं। पहला ईरानी कैलेंडर के अनुसार, दूसरा शाही कैलेंडर के अनुसार। इसे वर्ष 2016 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं मारियुपोल के बारे में। तो यूक्रेन ने बंदरगाह शहर मारियुपोल में समर्पण करने की रूस की मांग को ठुकरा दिया है। मारियुपोल का सामरिक महत्व की बात करें तो यह एजोव सागर पर स्थित एक बड़ा यूक्रेनी बंदरगाह है। रूस इसे अपना एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक टारगेट मान रहा है, क्योंकि यह क्रीमिया और रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। इससे लोगों की आवाजाही और रसद आपूर्ति आसान हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला है लामित्ते 2022 के बारे में। तो देखिए, यह इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्सेज के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ध्यान रखिएगा, लामित्ते भारत और सेशल्स के बीच में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।